तीन टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मैटर का ट्रांसफ़र होता है। क्लोज में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। आइसोलेटेड में मैटर का भी ट्रांसफ़र नहीं होता और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र नहीं होता। आइसोलेटेड का एग्जांपल है थर्मस, फ्लास्क। बाउंड्री 4 टाइप्स की होती हैं और 2 अलग अलग टाइप्स की होती है। एक तो रियल और इमेजिनरी, ये ग्लास रखा हुआ है, ये रियल बाउंड्री है और ये इमेजिनरी बाउंड्री है। दूसरी जो होती है रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड बाउंड्री वो होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, विस्की की बॉटल है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड डाल सकते हैं। लेकिन एक बलून है, उसमें हम लोग कितना भी वो डालें एक्सपैंड होता रहेगा। इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसकी बाउंड्री कांस्टेंट नहीं है। एडियाबैटिक कंटेनर में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। डायथर्मिक कंटेनर में हीट का ट्रांसफ़र होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि अगर किसी प्रॉपर्टी है पी को हाफ ब्रेक कर रहे हैं, किसी रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, तो फिर वो अलग अलग टुकड़े भी पी होंगे। जैसे 1 लीटर पानी ले रहे, उसको 2 500 ml में डाल रहे, वो इंटेंसिव नहीं होगा वॉल्यूम। लेकिन वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो दोनों 500 ml वाले होंगे वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होंगे। वॉल्यूम होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें पी ब्रेक होता है P1 और P2 में। P1 और P2 का सम P होता है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो फिर वो इंटेंसिव बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वेट को हम लोग मोल्स पे डिवाइड कर देंगे तो फिर वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा मोलर मास। जब एक प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है तो वो आइसोथर्मल। ऐसे ही वॉल्यूम आइसोकोरिक, प्रेशर आइसोबार, हीट एडियाबैटिक और फाई मतलब कोई भी इनमें से डेल्टा एच हो कुछ भी हो तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगा। अब देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक होता है स्टैटिक। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट एकदम स्टिल रहता है। इसका मतलब होता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ चेंज लाने के लिए इनफाइनाइटली मैनी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इसलिए जो भी चेंज आएगा वो बहुत छोटा होगा। यहाँ पे पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी प्लस डी पी, छोटा चेंज, और टी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टी प्लस माइनस डी टी। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो और केमिकल इक्विलिब्रियम हो। मैकेनिकल प्रेशर, थर्मल टेम्परेचर, और रिवर्सिबल प्रोसेसेस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक पूरी इमेजिनरी चीज़, प्रैक्टिकली क्रिएट नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं डिफिनेट नंबर ऑफ चेंज के लिए, सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल। पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी प्लस डेल्टा पी, तो एक बहुत बड़ा चेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अगर रिवर्सिबल का हम लोग पाथ चेंज कर देते हैं, मतलब जैसे क्या है वैसे ही वापस ले आते हैं, तो कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाएगा हमारे। लेकिन अगर हम लोग इसको लेके जाते हैं रिवर्सिबल को, तो पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगी जिसकी वजह से ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पहुंच पाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट्स हैं, बीच में बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी ट्रांसफ़र के 2 मोड्स होते हैं, वर्क और हीट। वर्क एक पाथ फंक्शन होता है। वर्क के 2 टाइप होते हैं, एक पीवी वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क, और एक नॉन पीवी वर्क में या फिर नॉन मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क होता है वॉल्यूम चेंज की वजह से, और नॉन मैकेनिकल वर्क होता है इलेक्ट्रिक वर्क में, इलेक्ट्रिक वर्क की तरह, विच इज़ जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे हमारा सिस्टम है उस पर हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। लेकिन एक्सपेंशन हो रही है, फिर हमारा सिस्टम वर्क डन कर रहा है, वो नेगेटिव होता है। जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है ना, उसके डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन की तरह। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। वैसे ही वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ बेसिकली माइनस ऑफ वर्क डन। अगर हमें पूछ ले कि इस केस में व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसमें का वैल्यू होगी माइनस समथिंग। और यही कन्वेक्शंस हमारे हीट में भी एम्प्लॉय होंगे। पर से हमारा एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर P है गैस का, ये P एक्सटर्नल है, और ये क्लैम्प्स लगाए हुए हैं टू होल्ड इट। जैसे हम लोग एक क्लैम्प्स हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से, DH।
छोटे से हाइट, ये अच्छा लगेगा। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम का मास। तो एम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है एम जी एच से, यहाँ पे एच डी एच है, विच इज इक्वल्स टू एम जी बाई ए इंटू डी एच इंटू ए कर देंगे। डी एच इंटू ए इज इक्वल्स टू डी वी और एम जी एच अपॉन ए इज द प्रेशर एक्सटर्नल। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, जो नॉर्मल हमारा वर्क डन होता है वो भी। वर्क डन हमारा ज़ीरो तब होता है जब वॉल्यूम चेंज ना हो या फिर जब फ्री एक्सपेंशन हो, मतलब पी एक्सटर्नल ज़ीरो हो, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हो या एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो। अगर एक चीज़ होती है मतलब ये तीनों इम्प्लाई होंगे। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम होगा तो प्रेशर एक्सटर्नल ज़ीरो होगा, एडियाबैटिक होगा तो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम होगा। Do you think you're the strongest because you're Satoru Gojo? Or are you Satoru Gojo because you're the strongest? हीट होती है क्यों या फिर क्यों। और एक और टाइप की एनर्जी होती है वो जो टेम्परेचर की वर्च्यू पे डिपेंड होती है। मोलर हीट कैपेसिटी, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इस कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसके दो टाइप्स होते हैं, सी वी, क्यू वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, और सी पी, क्यू पी इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। सी वी में सी वी आर होता है और मोनोटॉमिक गैस के अलावा बाकी सारे जो सी हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। सी वी की वैल्यू होगी एफ बाई टू आर और सी पी की होगी एफ प्लस 2/2 आर। गामा पॉइजन्स रेशो की वैल्यू होगी एफ प्लस 2/f विच इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन एफ बाई 2 और गामा विल ऑल्सो बी इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस में ये डिपेंडेंस होती है, जूल पर मोल पर केल्विन और जूल पर ग्राम पर केल्विन। इंजन इंटरनल एनर्जी एक आइडियल गैस के लिए होगी एन सी वी डेल्टा टी और एक रियल गैस या फिर लिक्विड या सॉलिड के लिए होगी एन सी वी डी टी। छोटा सी वी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर लॉ के टर्म्स में देखें, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसी से निकलता है जो इंटरनल एनर्जी है, इसका चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इन दोनों फॉर्म की एनर्जी में चले जाता है जो टोटल एनर्जी होती है। क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है या ओपन सिस्टम के लिए नहीं। डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे तो वो पी डी वी हो जाएगा। और यहाँ पे वर्क डन होता है माइनस पी डी वी, इसको यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा क्यू पी, यहाँ पे प्लस पी डी वी माइनस पी डी वी। ये तीनों मिलके दिखा देंगे कि डेल्टा एच होता है क्यू पी और डेल्टा यू हो जाएगा क्यू वी, यहाँ पे माइनस पी डी वी होता है और डी वी भी या फॉर आइडियल गैस या एक रियल गैस आइसोकोरिक कंडीशन पे या सॉलिड्स या लिक्विड्स, इनके लिए डी एच होता है एन सी पी डी टी। हम लोग दोबारा आए इस इक्वेशन पे, हम लोग इसको अलग अलग तरीके से वेरी करते। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है तो एन आर टी का डी देखना होगा, फिर वहाँ पे डी डेल्टा एन जी आर टी। पूरा आइडियल गैस है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेल्टा टी। वरना ये तो N1 R1 T1 और N2 R2 T2 तो है ही। और ये तभी एप्लीकेबल है जब आइडियल गैस हो। जब रियल गैस होगी या सॉलिड से लिक्विड हो गए तो PV NRT के इक्वल नहीं होता। PV ओरिजिनली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। C की वैल्यू होती है CV माइनस R बाय एक्स माइनस 1। एक्स वो होता है जो वॉल्यूम का पावर होती है, PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू ज़ीरो होते हैं बिकॉज दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और डेल्टा यू ज़ीरो होता है मतलब क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी का इंटीग्रल, फिर ये पी प्लस डी पी बन जाएगा और डी पी वाला टर्म खुल के घट जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है और हम लोग पी की जगह एन आर टी बाई वी लिख देंगे और ऐसे वैल्यू आ जाएगी, v को इंटीग्रेट कर देंगे ln आ जाएगी। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी ln v2 अपॉन v1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस एन आर टी ln p1 बाई p2। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली ये वो टाइप होता है जिसमें मास ला के रख दिया हमारे उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। पी एक्सटर्नल चेंज हो जाता है, पी एटीएम प्लस m1 प्लस m2 g बाई a। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसा कर्व होता है पीवी का, यहाँ से हमारा वर्क डन में निकल सकते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए फास्ट चेंज होता है और स्मूथ कर्व नहीं प्लॉट कर सकते। जो हम कर सकते हैं प्लॉट वो होता है W की वैल्यू होती है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू टी वी।
तो फिर जो पी एक्सटर्नल हो जाएगा ये फाइनल वाला पी हो जाएगा और डी वी, ये बन जाएगा हमारा ये ग्राफ। यहाँ पे एक स्टेप में हो रहा है, यहाँ पे ये 3 स्टेप में हो रहा है। ऐसे ये बहुत छोटे 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 स्टेप में हुए जा रहा है। इवेंचुअली जो इसका ग्राफ दिखने लग जाएगा ना, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, माइन्यूटली स्मॉल। जैसे ही नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं वर्क डन घटता है और वर्क डन मिनिमम होता है इन्फिनिटली मैनी स्टेप्स के लिए। इसलिए वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल। कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा होता है, एक नेगेटिव होता है ना। अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अलोंग हो रहा हो तो भी हम कह देते हैं ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन है। जस्ट टू कंफर्म ये टेम्परेचर ज़्यादा है पर ये हो कम रहा है, IRR रिवर्सिबल नेट कम हो रहा है, रिवर्सिबल वाला ज़्यादा काम कर रहा है। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन होता है राइट हैंड थंब रूल से एरिया। अगर ये ऐसे हमारा सर्कल का ग्राफ है, आई नो सर्कल नहीं है पर सर्कल है, ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड यहाँ पे लगाओगे तो राइट हैंड ऊपर आएगा, तो मतलब ये पॉजिटिव वर्क डन है। पर अगर हम उल्टा कर देंगे ऐसे और ऐसे, इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग कर्ल करोगे अपने फिंगर, नीचे आएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्क डन है। अब ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ज़ीरो भी हो सकता है। यहाँ पे इस वाले पे पॉजिटिव हो रहा है, इस वाले पे नेगेटिव हो रहा है, दोनों का एरिया सेम है तो मतलब ज़ीरो हो गया। एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ये डिफरेंस है कि उनका पाथ क्या है। फाइनल पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं अगर इसका P1V1 इज इक्वल टू इसका P2V2, वेदर इट भी रिवर्सिबल से हुआ है इसका या फिर रिवर्सिबल से हुआ है। अब जाते हैं एंट्रोपी पे। रिवर्सिबल के लिए DS की वैल्यू होगी Q रिवर्सिबल अपॉन T और इरिवर्सिबल की होगी Q रिवर्सिबल अपॉन T इज लेस देन DS। इसको क्लासियस इनइक्वालिटी भी कहते हैं। और आ जाते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम लोगों को हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो सारी नहीं होती, थोड़ी सी डेविएट होके एक सेकेंडरी बॉडी में भी चली जाती है। एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T2 है, उससे हमें Q2 हीट भेज रहे हैं, वो जा रही है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जिससे वर्क बन। ये होनी चाहिए आइडियल कंडीशन जिसमें सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी जो हीट होती है बच के गिर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो वेपर बनते हैं और टर्बाइंस होती हैं, टर्बाइन पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ऊपर रोटेट करते हैं। ये जो डिपॉजिट हो जाता है वो पानी है, वो पानी भी तो 100 डिग्री या फिर 90 डिग्री के आसपास का होगा। 29 डिग्री का पानी है, हीट होके 100 डिग्री का हुआ है, यहाँ पे भी 100 डिग्री का रहेगा। फिर जो सिंक में जाएगा, जो बचा हुआ पानी जाएगा वो भी 100 डिग्री का जाएगा, तो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई है। एक में जो रिजल्टिंग टेम्परेचर आ जाता है सिंक में SINK हो जाता है T2, यहाँ पे हो जाती है हीट Q1। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डेल्टा एफ सिस्टम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ Q रिवर्सिबल। यहाँ पे Q रिवर्सिबल की हमने वैल्यू डाल दी डेल्टा U माइनस डब्ल्यू, वही डेल्टा U माइनस डब्ल्यू NC/dt प्लस PdV बन गया। और CB और CP इक्वल होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए ऑब्वियसली। सॉलिड्स और लिक्विड्स में ज़्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसलिए ये टर्म भी जीरो हो गया। अब बचाइए और ये सिंपल सी इंटीग्रेशन आ गई विच इज़ इक्वल्स टू NC/ln T2/T1। फेस चेंज होता है। अब फेस चेंज में पढ़ेंगे एंट्रोपी, इसमें डेल्टा T और डेल्टा P जीरो होते हैं और ये रिवर्सिबल होता है। डेल्टा S ऑफ सिस्टम QP अपॉन T विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T। अब हमारा परसे फ्यूजन हो रहा है, जो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इवेपोरेशन होगा तो डेल्टा H ऑफ इवेपोरेशन अपॉन में टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉम्ब होता है, बॉम्ब फटता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के लिए हीट जनरेट होती है। ये Q की वैल्यू होती है M ऑफ वाटर S ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T। ऐसे अलग अलग चीज़ें इनकी MS डेल्टा T होगी, जैसे कि केसिंग, थर्मामीटर, स्टरर वगैरह वगैरह। तो इन सब की इनको हम लोग ऐड करेंगे MISI को, तो वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U विच इज़ इक्वल्स टू MWSW प्लस वाटर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट, एक टेम्परेचर T1 पे
ए बी मिला रहे हैं, बन के बना रहे हैं सी डी, ये है। तो डेल्टा एच आर की वैल्यू हो जाएगी ए एच ए प्लस बी एच पी माइनस सी एच सी माइनस डी एच डी। अगर हम लोग टेम्परेचर T2 पे ले रहे हैं तो ए है, ए के ए मोल वैसे ही बना रहे हैं, पर जो हमारे एच है एंथैल्पी में एक और फैक्टर आ जाएगा टेम्परेचर का, दैट इज़ CPA। ये फैक्टर्स हर एक में हो गए अलग अलग। अब यहाँ पे डेल्टा एच आर और T2 देखेंगे हम लोग तो AHA प्लस CPA हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आना है और यहाँ पे माइनस आना है, तो AHA प्लस BHP ऐसे तो ये डेल्टा एच आर बन जाता है एट T1 प्लस ये जो CPVP वाला फैक्टर होएगा, इन सबको हम लोग नया टर्म दे देंगे डेल्टा CPR। डेल्टा CPR इज इक्वल टू ACPA प्लस BCPB प्लस CCPC प्लस DCPD, ये हो जाएगा। तो CPR की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच आर एट T2 माइनस डेल्टा एच आर एट T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये है किरचॉफ्स इक्वेशन। एक और किरचॉफ इक्वेशन है जिसमें डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू है और CP की जगह CV है। एंड ऑल्सो मैंने पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया था। AB को प्लस की जगह CD को प्लस होना और CD को माइनस की जगह AB को प्लस होना। शिट। अब आते हैं फिर से थर्मोकेमिस्ट्री में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन A2B3 प्रेजेंट है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, ये ब्रेक हो जाएगा 2A गैस प्लस 3B गैस, एक गैसियस एटम्स में टूट जाएगा अपने कह सकते हो। डेल्टा एच ऑफ लैटिस एंथैल्पी को हम कह सकते हैं सॉल्ट ब्रेक हो रहा है अपने एनायन और कैटायन में, MgCl2 सॉलिड ब्रेक हो रहा है Mg2 प्लस गैस और Cl माइनस के दो गैस एटम्स। रिलेशन बिटवीन एच ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एंथैल्पी, Mg सॉलिड और Cl2 गैस कन्वर्ट हो रहे हैं MgCl2 सॉलिड में, ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है इसकी एंथैल्पी। अगर हम लोग एक हेस लॉ कंसिडर करें या फिर बॉर्न-हेबर साइकिल कंसिडर करें तो ऐसे हो जाएगा, Mg डेल्टा एच सब्लिमेशन से गैस बन जाएगा और बॉन्ड एनर्जी डालेंगे Cl2 की तो फिर वो 2 Cl मॉलिक्यूल्स में बन जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 करेंगे हम लोग Mg पे तो +2 स्टेट में आ जाएगा और Cl पे 2 बार डेल्टा एच ही लगाना पड़ेगा, ये दोनों ज्वाइन होंगे और डेल्टा एच ही माइनस होगी, तो ऐसे हो जाएगा। हम लोग ऐसे फ्लो से कह सकते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू पहले डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl प्लस डेल्टा HIE1 प्लस डेल्टा HIE2 प्लस में 2 इंटू डेल्टा HEG माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ लैटिस एंथैल्पी। तो ये रिलेशन आ जाता है जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले फेज चेंज, फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन होता है लिक्विड से गैस, सब्लिमेशन होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस। तीनों एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन एट सेम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर सेम टेम्परेचर नहीं है तो सेम टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना है किरचॉफ्स लॉ से, ये वाला। अब बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे। सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ए और बी टूट रहा है, ए रेडिकल और बी रेडिकल में, तो इसको डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। अगर CH4 टूट रहा है CH3 प्लस H पे रेडिकल तो इसे डेल्टा HBDE1 कह देंगे। फिर ऐसे 3 नीचे आ जाएंगे और ऐसे एक एक करके टूटेंगे BD1 BD2 BD3 BD4। हम लोग बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करते हैं एज सम ऑफ डेल्टा HBDI अपॉन N, I 1 से N तक होगा। तो BDE या फिर BE ऑफ CH बॉन्ड इन CH4 इज इक्वल्स टू डेल्टा HBD1 प्लस डेल्टा HBD2 प्लस डेल्टा HBD3 प्लस डेल्टा HBD4 अपॉन 4। इसलिए इंस्टेड ऑफ हमें बोलते हैं कि CH4 अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक हो रहा है, रेडिकलाइज हो रहा है, तो उसकी कितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टोटल होगी। तो इंस्टेड ऑफ BD1 BD2 BD3 BD4 लिखें, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 4 इंटू डेल्टा एच ऑफ बी, ये एवरेज कर देता है। अगर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस वाले में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू पहले रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी, तो सी इज इक्वल्स टू सी की बॉन्ड एनर्जी इंटू 2 प्लस सी डैश सी की बॉन्ड एनर्जी माइनस सी डैश सी की बॉन्ड एनर्जी इंटू 2 प्लस में सी माइनस में ब्रैकेट्स में प्लस में सी। तो ये एक सी कट गया और एक C डबल बॉन्ड C कट गया, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू
डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की, इनकी बॉन्ड एनर्जीज। डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ईजी है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का डेल्टा एच हो जाएगा -13.7 और -57.3 किलो कैलोरी और किलो जूल। वीक एसिड आ गया या फिर वीक बेस आ गया तो ये रहेगा डेल्टा एच ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच ऑफ बेस -13.7। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, इस तरफ से इससे इस पे जाने पे हेस्लो लगाएंगे तो यहाँ पे जानते हुए पहले डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, फिर ये हो रहा है। इस रास्ते से हो रहा है पहले डेल्टा एच एच ए, फिर डेल्टा एच बी ओ एच -13.7 जो रिलीज़ हो रही है ना, तो ये वैल्यू है, इससे ये वैल्यू हुई है। अब इसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन डाल देंगे, कह दिया कि भाई फॉर एग्जांपल H3PO4 के 1 मोल न्यूट्रलाइज कर रहा है NaOH को एक्सेस में, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या फिर एनर्जी रिलीज दिस -150। अब पूछ लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है H3PO4 की, क्योंकि ये तो पूरा ही है। अब ये एक H3PO4 3 NaOH को करता है जिससे 3 पानी बनते हैं, जिसका मतलब है जो यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में डेल्टा एच ऑफ H3PO4। जो एनर्जी यूज़ होगी इंस्टेड ऑफ बीइंग -57.3 -3 × 57.3 ये हो जाएगी। तो ऐसे आ गई हमारी वैल्यू, ये हो गया 150 प्लस में 21.9 इज इक्वल्स टू ये अपॉन -150, तो ये डेल्टा एच ऑफ H3PO4 हो गया 21.9 किलो जूल स्लैश मोल। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आ सकते। एक स्ट्रक्चर और उसके एग्जिस्टिंग फॉर्म में ये डिफरेंस होगा। परसिस कुछ बना रहा है ऐसे, ये जो ये बनाएगा ये एक्चुअली ये बनाएगा, बट हमें जो रिएक्शन की डेल्टा एच आर निकालनी होगी वो इसकी होगी। बन ये रहा होगा ये ऐसे बिना एनर्जी के, ये बॉन्ड एनर्जीज होंगी इनकी। सो डेल्टा एच आर माइनस डेल्टा एच ई इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जीज। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। जब क्वेश्चन में दिया हो कि बन ये रहा है तो ये वाला करेंगे, लेकिन अगर बनेगा ये तो ये वाला समझेंगे। अगर ये बनने वाला समझ रहा है तो वो डेल्टा एच ही ऐड कर देंगे टू मेक एन हैज़र्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्वेश्चन आप समझ आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेट्स गो थर्मोडायनामिक्स खत्म।